कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग जहाँ भी होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे। आज हम लोग देखेंगे प्राकृतिक संसाधन को डिटेल में। इसके पहले आप जो है संसाधन पढ़ा दिए थे। संसाधन कितने प्रकार के होते हैं, संसाधन का वर्गीकरण, समझे बात को? ये सारा चीज़ आप पढ़ चुके हैं पार्ट 1, पार्ट 2 वीडियो में। उसमें उससे संबंधित जितना भी प्रश्न था वो भी करवा दिए हम आपको। तो पार्ट 1 और पार्ट 2 वीडियो को ज़रूर देखें, उसके बाद यहाँ पे आएँ, समझे बात को? चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। प्राकृतिक संसाधन देखिए, प्राकृतिक संसाधन में जो है सबसे पहले आपको जो है हाँ, देखिए प्राकृतिक संसाधन में जो है आपको भूमि संसाधन पहले पढ़ना है, ठीक है? वैसे संसाधन जो हमको प्रकृति से प्राप्त होता है उसको कौन सा संसाधन बोलते हैं? प्राकृतिक संसाधन बोलते हैं। प्राकृतिक संसाधन में सबसे पहले आपको भूमि संसाधन पढ़ना है, लैंड रिसोर्स पढ़ना है। समझे बात? तो क्या पढ़ना है आपको? लैंड रिसोर्स पढ़ना है ना? क्या पढ़ना है? लैंड रिसोर्स पढ़ना है। तो भूमि संसाधन को जो है हम लोग क्या बोलते हैं? लैंड रिसोर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लैंड रिसोर्स बोलते हैं। समझे बात को? यही क्या बोल रहे हैं? स्टार्ट करते हैं क्लास आज का। पूर्व अध्याय के अध्ययन से आप संसाधन की संकल्पना से अवगत हो चुके हैं। मतलब पहले आप पढ़ चुके हैं कि संसाधन कहते हैं कि इसको संसाधन क्या है। समझे बात को? ये आपको जो है पार्ट 1 और पार्ट 2 वीडियो में बता चुके हैं। यहाँ जो है आप स्पष्ट किया जा चुका है कि किसी भी देश की समृद्धि उपलब्ध संसाधनों के उचित उपयोग पर निर्भर है। मतलब अगर कोई भी देश को समृद्ध बनाना है तो उसमें जो है वहाँ पे जो प्रेजेंट में अवेलेबल जो संसाधन है, रिसोर्स है, उसी का प्रयोग करके हम क्या कर सकते हैं? कोई भी जो देश को विकसित कर सकते हैं। समझे बात को? समृद्ध बना सकते हैं। तो संसाधन की संकल्पना मानवीय आवश्यकताओं को तृप्त करने वाले साधन एवं संतुष्ट करने वाले सेवाओं में यकीन करता है ना? सही बात है। इसमें तकनीकी ज्ञान एवं संस्थाओं का सहयोग अपरिहार्य है। मतलब बिना तकनीकी और ज्ञान के मतलब संसाधन का उपयोग कर ही नहीं पाएंगे, है ना? आपको पता होना चाहिए कि उस संसाधन का उपयोग कैसे करना है। समझे बात को? उसका यूज़ क्या है ना? तो बिना जो है तकनीकी और ज्ञान के मदद से जो है आप संसाधन का उपयोग नहीं कर सकते हैं। और संस्था भी बहुत सारा है जो संसाधन को और अच्छा बनाती है ना? हमारे काम लायक बनाती है। अब हम भूमि पर निवास करते हैं। कहाँ रहते हैं आप? है ना? ज़मीने पे रहते हैं, भूमि पे रहते हैं, लैंड बोलते हैं जिसको, है ना? और जो है भूमि पे बहुत सारा आप कार्य करते हैं, आर्थिक कार्य भी करते हैं और सारा कार्य भी करते हैं। तो हमारा आर्थिक क्रियाकलाप इसी पर संपादित होता है। तब जितना भी आर्थिक क्रिया किसको बोलते हैं? वह सारी क्रिया जिससे आपको धन की प्राप्ति हो। समझे बात को? सारे कौन सी क्रिया कहलाती है? आर्थिक क्रिया कहलाती है। कौन सी क्रिया कहलाती है? आर्थिक क्रिया कहलाती है। और वो सारा आर्थिक क्रिया आप कहाँ करते हैं? भूमि पे करते हैं, है ना? मान में तो करेंगे नहीं। जैसे खेती करते हैं उससे आपको धन की प्राप्ति होती है। उद्योग धंधा स्थापित करते हैं, सेवा प्रदान करते हैं, स्कूल कोचिंग ये सब जाते हैं, सब जगह सेवा ही ना है। और जो है तो ये सारा आर्थिक क्रिया जो है आप कहाँ करते हैं? भूमि पे ही संपन्न करते हैं। हवा में तो करते नहीं, क्या है ना? हवा में खेती कर रहे हैं, है ना? ऐसा कुछ नहीं है ना? कहाँ पे होता है सारा चीज़? भूमि पे होता है। देखिए, हम विभिन्न रूपों में इसका उपयोग करते हैं। अलग-अलग रूप में हम भूमि का क्या करते हैं? उपयोग करते हैं। रहने के लिए करते हैं, खेती के लिए करते हैं, उद्योग के लिए करते हैं, वन के लिए करते हैं। समझे बात को? अलग-अलग वे में हम लैंड का यूज़ करते हैं। क्लियर है? अतः यह अत्यंत महत्वपूर्ण संसाधन है। समझे बात को? इसीलिए क्या है? सबसे इम्पोर्टेंट क्या है? रिसोर्स है। कौन? लैंड। कौन? लैंड। दिक्कत देखिए, यह प्राकृतिक प्रदत्त होने के कारण एक प्राकृतिक संस्थान है ना? संसाधन है। कृषि, वानिकी, पशुचारण, मत्स्य, खनन, वन्य जीवन, परिवहन, संचार जैसे आर्थिक क्रियाएं भूमि पर संपन्न होने के कारण यह एक मौलिक साधन है। समझे बात को? ये सारा काम भूमि पर होता है, इसीलिए एक फंडामेंटल रिसोर्स है। समझे बात को? मेन साधन है, मौलिक साधन है। तो दिक्कत, आप कृषि करते इसी पे, वानिकी करते इसी पे, पशुचारण करते हैं, मत्स्य है ना? मछली पालन करते हैं, खनन करते हैं, वन्य जीवन इसी पर आधारित है, परिवहन संचार, रोड वूड, एयरपोर्ट और पुल ब्रिज ये सब तो आप जमीन पे ही बनाते ही नहीं कि हवा में तो बनाते नहीं है ना? हवा में रोड बना रहे हैं ऐसा कुछ है नहीं। ब्रिज भी आप जमीन पे टिका हुआ रहता है वो। देखिए, क्रियाएं भूमि पे क्या होती है? संपन्न होती है, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है? मौलिक संसाधन बोला जाता है। क्या बोला जाता है? मौलिक संसाधन कहा जाता है। तो एग्जाम में आएगा निम्नलिखित में से कौन मौलिक संसाधन है?
तो भूमि संसाधन कौन सा है? भूमि संसाधन। कोई दिक्कत? यहाँ से भी प्रश्न उठ सकता है कि निम्नलिखित में से जो है कौन मौलिक संसाधन है? कोई दिक्कत? बताइए। इतने व्यापक रूप से उपयोग होने के बावजूद यह एक सीमित संसाधन है, वस्तु यह आवश्यक है कि उपलब्ध भूमि का विविध उद्देश्यों की पूर्ति के लिए सावधानी पूर्वक एवं नियोजित रूप से उपयोग किया जाए, है ना। भूमि अब हमको दे दिया है प्राकृतिक, तो उसका तो अंधाधुंध उपयोग करेंगे नहीं, तो हमको क्या सावधानी पूर्वक क्या करना पड़ेगा? उपयोग करना पड़ेगा। समझे बात को? कोई दिक्कत? ये तो इंट्रोडक्शन था भूमि संसाधन का। आगे देखिए, तब बात क्लियर हुआ? बोलिए हाँ कि ना? बोलिएगा भूमि पे कौन कौन सा कार्य होता है? कृषि, वानिकी, पशुचारण, मत्स्य, खनन, वन्य जीवन, परिवहन, संचार जैसे आर्थिक क्रियाएं होती है। कोई दिक्कत? इसीलिए इसको क्या बोला जाता है? मौलिक संसाधन बोला जाता है। क्या बोला जाता है? मौलिक संसाधन बोला जाता है। कोई दिक्कत? बताइए, कोई प्रॉब्लम नहीं? आगे देखिए, आगे क्या बोल रहा है कि भूमि संसाधन के कई भौतिक स्वरूप है ना। भूमि संसाधन के क्या है? भौतिक स्वरूप है। भूमि का जो अलग अलग स्वरूप होता है, सभी जगह तो एक ही प्रकार का भूमि पाया नहीं जाएगा, है ना। ऐसा थोड़ी कि सभी जगह मैदान पाया जाता है, चाहे सभी जगह पठार पाया जाता है, चाहे सभी जगह पहाड़ी पाया जाता है, ऐसा तो है नहीं। सभी जगह भूमि का अलग अलग क्या है? स्वरूप है। जैसे भारत है, देख लीजिए, है ना। आप जो है उत्तर में जाएगा तो आपको पहाड़ देखने को मिलेगा, दक्षिण में जाएगा पठार देखने को मिलेगा, सेंट्रल एरिया इंडिया में जो है आपको मिल जाता है प्लेन एरिया देखने को मिलता है, आप वेस्ट में जाइएगा डेजर्ट देखने को मिलेगा, ईस्ट में जाइएगा फॉरेस्ट देखने को मिलेगा। समझे बात को? उसके बाद कोस्टल एरिया देखने को मिलता है, आइलैंड देखने को मिलता है। समझे बात को? तो ये सब जो है अलग अलग भौतिक रूप है किसका? भूमि का। किसका? लैंड का। तो लैंड का जो है अलग अलग क्या है? भौतिक रूप है, यानी फिजिकल क्या है? फॉर्म है। कोई दिक्कत? तो लैंड का डिफरेंट टाइप्स का फिजिकल फॉर्म हम पढ़ेंगे। जैसे देखिए, पर्वत हो गया, पठार हो गया, मैदान हो गया, है ना, निम्न भूमि और घाटियाँ इत्यादि बहुत सारा जो है भौतिक रूप है ना। पहाड़, पठार, मैदान, इसमें नॉर्मली अंतर क्या है? जैसे देखिए, है ना, जो सबसे ऊंचा भूमि है उसको क्या बोल देंगे? पठार बोल देंगे। और जो सबसे नीचे है वो क्या बोल देंगे? उसको मैदान बोल देंगे। और जो पहाड़ और मैदान के बीच में जो वाला भूमि उसको क्या बोलते हैं? पठार। पठार ना ज़्यादा, पहाड़ इतना ऊंचा होता है, मैदान इतना ज़्यादा नीचा होता है। समझे बात को? मतलब बहुत नीचे भी नहीं होता है, बहुत ज़्यादा ऊपर भी नहीं होता है। समझे बात को? उसको क्या बोलते हैं? पठार बोलते हैं। जैसे आप जहाँ बैठे हैं, है ना, जिस टेबल पे आप बैठ के पढ़ रहे हैं, आप रूम में पढ़ रहे होंगे। समझे बात को? तो जो नीचे वाला पार्ट है आपका क्या हो जाएगा? मैदान हो जाएगा। आप मान लीजिए जो है आपका जो है जिस टेबल पे पढ़ रहे हैं, है ना, वो आपके लिए क्या हो गया? थोड़ा सा पठार हो गया। और आपका छज्जा, है ना, जो ऊपर वाला सबसे अपर पार्ट वाला होगा वो क्या हो गया? आपका पहाड़ हो गया। क्या हो गया? पहाड़ हो गया। समझे बात को? तो पठार जो है वो ना ज़्यादा पहाड़ इतना ऊंचा होता है, ना मैदान इतना नीचा होता है। समझे बात को? पठार को इंग्लिश में बोलते हैं प्लेट्यू, मैदान को बोलते हैं लैंड प्लेन एरिया, है ना, और माउंटेन तो पहाड़ को बोलते हैं। समझे बात को? कोई दिक्कत? तो भौतिक स्वरूप है भूमि का अलग अलग प्रकार का। कोई दिक्कत? पर्वत हो गया, है ना, पठार हो गया, मैदान हो गया, निम्न भूमि हो गया, और घाटियाँ, ये सब हो गए। समझे बात को? इसमें बहुत सारे आ जाएंगे, इसीलिए यहाँ पे क्या लगाया है? इत्यादि लगा दिया। इसी में डेजर्ट वाला भी आ जाएगा, कोस्टल एरिया मतलब तट रेखा भी आ जाएगा, तटीय क्षेत्र भी आ जाएगा, वन क्षेत्र भी आ जाएगा। समझे बात को? ये विविध स्वरूप जो है जलवायु से भी प्रभावित होते हैं। मतलब ये जितने भी स्वरूप है, भौतिक स्वरूप है ना, किससे प्रभावित होते हैं? जलवायु से प्रभावित हो। जैसा क्लाइमेट रहेगा उस क्षेत्र का, उस टाइप का उधर का क्या रहेगा? भूमि भी रहेगा। समझे बात को? कोई दिक्कत? बताइए हाँ कि ना? बोलिए। अब ज़्यादा जहाँ बारिश नहीं होगा तो वहाँ रेगिस्तान ना होगा? बोलिए यस और नो। ज़्यादा जिधर जो है समुद्र देखने को मिलेगा, नदी देखने को मिलेगा, तो तटीय क्षेत्र उधर ज़्यादा ही होगा। जहाँ ज़्यादा जो है पेड़ पौधा का विस्तार है उधर वन देखने को मिलेगा, है ना। जहाँ ज़्यादा ऊंचा है वहाँ पहाड़ देखने को मिलेगा। समझे बात को? तो दिक्कत, जहाँ ज़्यादा खेती होता हो, सबसे ज़्यादा खेती कहाँ होगा? मैदान एरिया में होगा। समझे? तो कोई दिक्कत? तो जलवायु के अनुसार जो है ना, ये जो है स्वरूप को क्या करता है? भौतिक स्वरूप को प्रभावित करता है। भूमि संसाधन, है ना, भारत जो है भूमि संसाधन में क्या है? संपन्न है ना। पूरी तरह से यहाँ पे भूमि संसाधन फुलफिल, लैंड रिसोर्स क्या है भारत में? फुलफिल है ना, फुल अमाउंट में। यहाँ कुल उपलब्ध भूमि के लगभग 43% है ना भाग पर क्या है? मैदान है। भारत का जो है पूरा भूमि का जो है 43% पे क्या है तुम्हारा? है ना, मैदान है। क्या है? मैदान है, यानी प्लेन एरिया है। कौन सा एरिया है? प्लेन एरिया है ना। मैदान को आप क्या बोल सकते हैं? बताइए। मैदान को आप बोल सकते हैं प्लेन एरिया भी बोल सकते हैं। कोई दिक्कत? तो बोलेगा भारत में, है ना, मैदान जो है कितना प्रतिशत पे फैला हुआ है? तो कितना? 43%। कितना? 43%। भारत में मैदान कितना प्रतिशत में फैला हुआ है? तो 43% में क्या है? फैला हुआ है। कोई दिक्कत? बताइए। भारत में जो है मैदान का विस्तार कितना है? 43%, है ना, जो कृषि एवं उद्योग के विकास के लिए उपयोगी है। जो कृषि एवं किसके लिए? उद्योग के विकास के लिए क्या है? उपयोगी है।
समझे बात को? कोई दिक्कत? और जो है 30% भाग पर्वतीय क्षेत्र है। 30% क्या है? 30% जो भाग है तुम्हारा माउंटेन रेंज, माउंटेन वाला एरिया है। ठीक है, क्या है? माउंटेन एरिया है। समझे बात को? 30% जो है तुम्हारा क्या है? माउंटेन एरिया है। समझे बात को? कोई प्रॉब्लम? 43% तो हो गया प्लेन एरिया, है ना? और 30% जो है गया तुम्हारा माउंटेन एरिया, पर्वतीय क्षेत्र हो गया, जो बारामासी नदियों से प्रवाह को सुनिश्चित करते हुए पर्यटन विकास के लिए अनुकूल परिस्थितियां मुहैया कराती है। यानी जितना भी माउंटेन क्षेत्र है वहाँ पे पूरा साल क्या होता है? नदियों का बहाव होते रहता है, बारहमासी क्या नदी बहते रहती है। समझे बात को? जो पर्यटन का विकास करता है और बहुत सारी चीज़ों का क्या करता है? विकास करता है। यह पारिस्थितिक संतुलन के लिए भी महत्वपूर्ण है। समझे बात को? और जो है देश का 27% भूभाग पर क्या है? पठार के रूप में विस्तृत है ना? यानी भारत का जो 27% जो है ना, 27% भाग पे क्या है तुम्हारा? पठार है, यानी प्लेटू है। क्या है? प्लेटू है। समझे बात को? इतना बात क्लियर हुआ? तो जो है भारत में भूमि का विस्तार कैसे कैसे हुआ है? 43% पे तुम्हारा मैदान क्षेत्र है, मैदानी क्षेत्र है, यानी प्लेन एरिया है ना? 30% पे जो है, 30% पे जो है तुम्हारा कौन सा है? माउंटेन एरिया है, यानी मैदानी क्षेत्र है, पर्वतीय क्षेत्र जिसको बोलते हैं। समझ बात को? और तुम्हारा जो है ना 27% है ना, 27% पे जो है तुम्हारा क्या है? पठार क्षेत्र क्या है? विस्तृत है, मतलब फैला हुआ है। तो दिक्कत बताइए, जहाँ क्या पाए जाते हैं? खनिज पाए जाते हैं, जीवाश्म ईंधन पाए जाते हैं, एवं वन संपादन है ना, संपदा के कोष संचित है। क्लियर है? बताइए तो भूमि का विस्तार भारत में कैसे कैसे, ये एग्जाम में आएगा तो लिख दीजिएगा, है ना? आगे देखिए, कितना बात क्लियर हुआ? यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम? बोलिए, कितना बात क्लियर है? 30% तुम्हारा माउंटेन एरिया है, 27% पठार है, प्लेट्यू है ना? 43% तुम्हारा क्या है? मैदान है, यानी प्लेन एरिया है। क्या है? प्लेन एरिया है। समझे बात को? तो दिक्कत बताइए, आगे देखिए, कितना बात क्लियर है? आगे चलते देखिए, अब आते हैं मिट्टी पे, है ना? मिट्टी देखिए क्या है? मिट्टी को जो इंग्लिश में बोलते हैं क्या? सॉइल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मिट्टी को इंग्लिश में बोलते हैं, इसको सॉइल बोलते हैं। ठीक है। मृदा जो है, मृदा है ना, मृदा जिसमें, जिसे मिट्टी भी कहा जाता है, पृथ्वी की सतह पर पाई जाती है। क्या चीज पाई जाती है? पृथ्वी की सतह पर पाई जाती है, अपर लेयर पे पाया जाता है ना? पाई जाने वाली चट्टानों के कणों और जैविक पदार्थों का क्या है? मिश्रण है। यानी मिट्टी को हमको बनाना है तो आपको चट्टान का कण ले लीजिए, है ना? चट्टान का कण कैसे मिलेगा? चट्टान को घिस घिस के घिस घिस के घिस घिस के उसको क्या कण में कन्वर्ट कर लीजिए, उसमें जैविक पदार्थ डाल दीजिए। क्या डाल दीजिए? ऑर्गेनिक मैटर डाल दीजिए उसमें, है ना? तो आपका क्या बन जाएगा? मृदा बन जाएगा, मिट्टी बन जाएगा। क्या बन जाएगा? मृदा बन जाएगा और मिट्टी बन जाएगा। कोई दिक्कत बताइए? तो मिट्टी क्या है? पृथ्वी की सतह पर पाई जाने वाली चट्टानों के कणों और जैविक पदार्थों का मिश्रण है। इतना बात याद रखिएगा। मिट्टी जो है ना, पृथ्वी की सतह पर पाई जाने वाली चट्टानों और कणों, है ना, चट्टानों के कणों और जैविक पदार्थों का क्या है? मिश्रण है। उसी को क्या बोलते हैं? मिट्टी बोलते हैं। उसी को क्या बोलते हैं? मिट्टी बोलते हैं, है ना? यह खनिज कणों, ह्यूमस, पानी, हवा से बनी होती है। कैसे कैसे बनी रहती है? खनिज कण, है ना, ह्यूमस जिसको जैव पदार्थ भी बोलते हैं, पानी, हवा से बनी रहती है। ठीक है। मिट्टी कैसे कैसे बनी रहती है? ह्यूमस, है ना, खनिज कण, जैव पदार्थ, पानी और हवा से बनी रहती है। कोई दिक्कत बताइए? कोई प्रॉब्लम? तो मिट्टी का यहाँ से डेफिनेशन क्लियर हुआ, परिभाषा क्लियर हो गया, है ना? मिट्टी कैची कैची से बनी रहती है ना? तापमान में परिवर्तन, पानी का बहाव, हवा, ग्लेशियर और अपघटकों की गतिविधियां मृदा निर्माण में क्या करती है? महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ये सब जो है मेन फैक्टर है क्या चीज में? सॉइल फॉर्मेशन में, है ना? मेन फैक्टर है क्या चीज में? सॉइल फॉर्मेशन में, मतलब मृदा का निर्माण में, मिट्टी का निर्माण में तापमान में परिवर्तन होता है, मृदा का निर्माण होता है, पानी का बहाव, हवा, ग्लेशियर, है ना? ये सारे जो मेन फैक्टर है क्या चीज में? सॉइल फॉर्मेशन का मेन फैक्टर है। इसको डिटेल में आगे पढ़ेंगे। तो इतना बात क्लियर हुआ, है ना? बताइए, इतना बात क्लियर हुआ कि मिट्टी पहले कहते किसको है? पृथ्वी की सतह पर पाए जाने वाली चट्टानों के कणों और जैविक पदार्थों को मिट्टी कहते हैं। पृथ्वी की सतह पर पाए जाने वाली चट्टानों के कणों और जैविक पदार्थों के मिश्रण को क्या बोलते हैं? मिट्टी कहते हैं। क्या बोलते हैं? मिट्टी कहते हैं, चाहे मृदा कहते हैं। समझ गए? यहाँ यह खनिज कण, ह्यूमस, है ना, पानी और हवा से बनती है। खनिज कण, ह्यूमस, पानी और हवा के मदद से बनती है। समझे बात को? आगे देखिए, मृदा के मुख्य घटक, है ना, मतलब मृदा में जो मिट्टी में कौन कौन से कंपोनेंट पाए जाते हैं? मेन कंपोनेंट, है ना, मुख्य घटक कौन कौन से है? तो मृदा में सबसे पहले क्या पाया जाएगा?
है ना, खनिज कण पाए जाएंगे, मिनरल पार्टिकल्स पाया जाएगा। समझे बात को? मिट्टी में क्या पाया जाएगा सबसे पहले तुम्हारा, है ना, खनिज कण क्या पाया जाएगा। पहली बात तुम्हारा क्या है ना, ये मुख्य घटक है, बहुत सारा चीज पाया जाता है लेकिन हम मेन कंपोनेंट पढ़ रहे हैं ना, जो इंपॉर्टेंट है वही। ठीक है, तो मिट्टी में ज्यादातर क्या पाया जाता है, खनिज कण पाया जाता है। खनिज कण कैसे बनेगा, चट्टानों के टूटने से क्या बनता है, खनिज कण बनता है। चट्टान जब टूटेगा तो क्या बनेगा, खनिज कण बनेगा। और क्या पाया जाता है इसमें, ह्यूमस पाया जाता है। क्या पाया जाता है, ह्यूमस। पौधे और जानवरों के सड़े हुए अवशेष से बनता है ह्यूमस, है ना, पौधे और जानवरों के सड़े हुए अवशेष से क्या बनता है, ह्यूमस बनता है। ठीक है, कोई दिक्कत। पानी, है ना, इस मिट्टी में पानी पाया जाता है, पौधे और जीव के लिए आवश्यक है। पौधे और जीव के लिए क्या है, आवश्यक है। हवा, पौधों की जड़ों को सांस लेने में क्या करती है, मदद करती है। पौधों की जड़ों को सांस लेने में मदद करती है। तो सारे जो है ना, मेन कंपोनेंट है सॉइल के। किसके, मेन कंपोनेंट है सॉइल के। पहला बताइए, है ना, मुख्य घटक कौन कौन से है, खनिज कण, ह्यूमस, पानी, हवा। खनिज कण, ह्यूमस, पानी और हवा। खनिज कण समझ गया, चट्टान टूटेगा तो खनिज कण बनेगा, है ना। ह्यूमस मतलब पौधा और जानवरों के सड़े हुए अवशेष को क्या बनता है ना, ह्यूमस बोलते हैं। पानी भी जरूरी है और हवा भी क्या है, इंपॉर्टेंस है। समझे बात को? तो मृदा के मुख्य घटक कौन कौन से हो गए, है ना, खनिज कण, ह्यूमस, पानी और क्या, हवा। कोई दिक्कत बताइए, यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम, ये बात क्लियर है? बोलेगा मृदा के मुख्य घटक के नाम बताइए, तो बता दीजिएगा खनिज कण, ह्यूमस, पानी, हवा। खनिज कण, ह्यूमस, पानी, हवा। खनिज कण किसको बोलते हैं, चट्टान के टूटने से बनता है। ह्यूमस पौधे जानवरों के सड़े हुए अवशेष से बनता है। पानी पौधों के लिए जरूरी है ना। हवा भी पौधों के लिए सांस लेने में के लिए जरूरी है। आगे देखिए, कितना बात क्लियर है, कोई दिक्कत? मृदा निर्माण देखिए, मिट्टी का निर्माण कैसे होता है। मिट्टी का निर्माण जो है एक सरल प्रक्रिया नहीं है ना, आसान जो है प्रोसेस नहीं है, इसमें बहुत समय लगता है। ठीक है, ये नहीं सोचिए कि एक दिन में मृदा का निर्माण हो जाएगा। समझे बात को? जैसे आपको यहाँ तक आने में, क्लास 10 तक आने में, ऐसा थोड़ी है कि डायरेक्ट आप क्लास 10 में आ गए। एनसी से शुरू किए होंगे, LKG UKG 1 2 3 4, तब आके 10 क्लास में आप होंगे। वैसे ही मृदा निर्माण है ना, एकदम शुरू से होता है प्रोसेस का, एक ही दिन में नहीं बन जाता है। मृदा परितंत्रिक का एक महत्वपूर्ण घटक है ना। मिट्टी जो इकोसिस्टम का एक पार्ट है, इंपॉर्टेंट पार्ट है ना। मिट्टी जो इकोसिस्टम का क्या है, इंपॉर्टेंट पार्ट है। मिट्टी नहीं रहेगा तो आप खेती नहीं कीजिएगा, खेती, मिट्टी नहीं रहेगा तो, है ना, पौधों का क्या होगा, है ना, विकास नहीं होगा। पौधों का विकास नहीं होगा तो हम सांस नहीं ले पाएंगे, मर जाएंगे, टपक जाएंगे। समझे बात को? तो मृदा जो है परितंत्र का क्या है, एक महत्वपूर्ण घटक है, इकोसिस्टम का इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो दिक्कत, असंगठित पदार्थों से निर्मित पृथ्वी की ऊपरी सतह, ऊपरी पतली परत मृदा कहलाती है ना। असंगठित पदार्थ मतलब अनग्रुप्ड मैटर। समझे बात को? ऐसा थोड़ी है कि सब इक्वल अमाउंट में रहता है मिट्टी में, नहीं, सब इक्वल अमाउंट में रहता है। समझे बात को? अलग अलग अमाउंट में रहता है। समझे बात को? तो मिट्टी या मृदा सर्वाधिक महत्वपूर्ण नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन है। यहाँ से पूछ देगा, है ना, मिट्टी कैसा संसाधन है, नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन है। कैसा संसाधन है, नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन है। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन बन गया कि मिट्टी जो कैसा संसाधन है, तो नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन है। अनवीकरणीय संसाधन किसको बोलते हैं, पार्ट 1 में पढ़ाए थे आपको, जाके देख लीजिए, नहीं पता है तो, है ना, दौड़ा दौड़ा के मारेंगे पागल लड़का, ये सब नहीं पता रहता है। नवीकरणीय संसाधन, गधा कहीं का। देखो, यह न केवल पौधे के विकास का माध्यम है बल्कि पृथ्वी पर विविध जीव समुदायों का पोषण भी करता है। देखिए, इसमें सिर्फ पौधा का विकास नहीं होता है, बहुत सारे जीवों का क्या होता है, इसमें विकास होता है ना, जीव समुदाय का विकास होता है। मृदा में निहित उर्वरता मानव के आर्थिक क्रियाकलाप को प्रभावित करता है। मतलब फर्टिलिटी जो है सॉइल का, जो है मानव का वर्क को क्या करता है ना, प्रभावित करता है। और देश की नियति का भी निर्धारण करता है। इसके नष्ट होने के साथ संपत्ति एवं संस्कृति दोनों ध्वस्त हो जाते हैं। अतः मृदा एक जीवंत तंत्र है। समझे बात को? कोई दिक्कत? क्लियर है ना? बात क्लियर है? मिट्टी के ना होने से क्या होगा, अर्थव्यवस्था पूरा चौपट हो जाएगा। समझे बात को? और जो है मिट्टी कैसा संसाधन है, तो नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन है। यहाँ तक बस इतना ही बात क्लियर रखिएगा। ठीक है, मिट्टी कैसा संसाधन है, नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन है ना। ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ देता है, मिट्टी कैसा संसाधन, नवीकरणीय अनवीकरणीय दोनों, मार दिए खटक से ना, नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन। कोई दिक्कत बताइए? और जो है मृदा खाली मानव को नहीं, है ना, मानव बोले पौधों का विकास के लिए नहीं, है ना, पृथ्वी पर बहुत सारे जीव समुदायों का पोषण भी करता है मृदा, है ना। मृदा का नष्ट हो जाएगा तो संपत्ति एवं संस्कृति दोनों ध्वस्त हो जाते हैं, है ना। अगर मृदा खत्म हो जाएगा तो संपत्ति और संस्कृति दोनों क्या हो जाते हैं, ध्वस्त हो जाते हैं। दिक्कत? आगे देखिए,
मृदा निर्माण एक लंबी अवधि है ना, लॉन्ग प्रोसेस है, समझे बात को। अवधि में पूर्ण होने वाली जटिल प्रक्रिया है। कुछ सेंटीमीटर गहरी मृदा के निर्माण में लाखों वर्ष लग जाते हैं, है ना। कुछ सेंटीमीटर जो है मृदा के निर्माण में कितने लाखों वर्ष लग जाते हैं। चट्टानों के टूटने फूटने तथा भौतिक, रासायनिक और जैविक परिवर्तन से मृदा निर्माण होता है ना। सही बात है, चट्टान टूटता है, बहुत सारा जैविक चीज मिलता है, तब जाए क्या होता है, मृदा का निर्माण होता है। रासायनिक जैविक परिवर्तन से क्या होता है, मृदा का क्या होता है, निर्माण होता है। भूगोलविद इसे अत्यंत धीमी प्रक्रिया मानते हैं, समझे बात तो, क्या मानते हैं, धीमी प्रक्रिया मानते हैं। तो दिक्कत बताइए, आगे देखिए मृदा निर्माण के कारक। देखिए मृदा निर्माण में कौन कौन से कारक जो है महत्वपूर्ण है। देखिए फैक्टर्स ऑफ सॉइल फॉर्मेशन, कौन कौन से जो फैक्टर है जो सॉइल फॉर्मेशन में मदद करते हैं। तो पहला जो है मूल चट्टान या जनक सामग्री, इसको पेरेंट रॉक और पेरेंट मटेरियल भी बोला जाता है। तो दिक्कत, तो वह चट्टान, यह वह चट्टान है जिससे मिट्टी बनती है ना। पेरेंट रॉक किसको बोलते हैं, वह चट्टान है जिससे क्या बनती है, मिट्टी बनती है। मूल चट्टान मिट्टी के खनिज और रासायनिक गुणों को निर्धारित करती है। क्या निर्धारित करती है ना, मूल चट्टान जो है तय करती है कि खनिज और रासायनिक गुण कैसे होंगे मिट्टी के, खनिज और कौन कौन से खनिज पाए जाएंगे और रासायनिक गुण कैसे होंगे। कोई दिक्कत, तो पहला जो है मेन कारक क्या है मृदा निर्माण का, मूल चट्टान या जनक सामग्री। क्या है, मूल चट्टान या जनक सामग्री, मूल चट्टान या जनक सामग्री। ठीक है, दूसरा है जलवायु। कैसा है, जलवायु, है ना। दूसरा मेन कारक क्या है तुम्हारा, जलवायु है, समझे बात को। तो जलवायु विशेष रूप से तापमान और वर्षा अपक्षय और मिट्टी के निर्माण की दर को क्या करती है, प्रभावित करती है ना। जलवायु से पता चलता है कि कैसा तापमान है ना, वर्षा कितना होगा, अच्छे हुआ कि नहीं होगा, है ना। मिट्टी के निर्माण के दर को क्या करता है, प्रभावित करता है। तीसरा है तुम्हारा स्थलाकृति। क्या है, स्थलाकृति मतलब जमीन का बनावट कैसा है, ऊंचा है, नीचा है, कटा है, छटा है, समझे बात को। स्थलीकृति या भू आकृति जैसे कि ढलान और ऊंचा मिट्टी के संचय और जल निकासी को प्रभावित करता है। ये जो है ना तीसरा कारक है किसका, मिट्टी का निर्माण का। वनस्पति और जीव, है ना, फ्लोरा एंड फौना जिसको बोला जाता है। वनस्पति और जीव मिट्टी में कार्बनिक पदार्थों को जोड़ते हैं और मिट्टी के कटाव को क्या करते हैं, रोकते हैं, है ना। पेड़, जो पेड़ का जो जड़ है मिट्टी को क्या करता है, पकड़ के रखता है, जिससे सॉइल इरोजन नहीं होता है। क्या नहीं होता है, सॉइल इरोजन नहीं होता है, मृदा अपरदन नहीं होता है, समझे बात को। दिक्कत, समय तो लगता ही है मृदा निर्माण में, है ना। जैसे तुमको समय लगा था उसका नंबर लेने में, ऐसे मृदा निर्माण में भी क्या लगता है, समय लगता है। ठीक है, मिट्टी के निर्माण में समय एक महत्वपूर्ण कारक है। क्या है, समय एक मेन फैक्टर है। मिट्टी के परिपक्व होने में कई साल लग जाते हैं ना, पीछे पड़े एक कुछ सेंटीमीटर मिट्टी का निर्माण करने में कई लाखों साल लग जाते हैं, समझे बात को। कोई दिक्कत, तो बोलेगा मृदा मृदा निर्माण के कौन कौन से कारक तो बता दीजिएगा। पहला मूल चट्टान या जनक सामग्री, मूल चट्टान या जनक सामग्री। जलवायु, स्थलाकृति, ऊंचा है, नीचा है, कैसा है, भूमि। वनस्पति और जीव, है ना। वनस्पति मतलब कोई जानवर मरेगा तो है ना मिट्टी में ही मरेगा, है ना, उसका जो सड़ा हुआ अवशेष है ना, ह्यूमस प्रोवाइड करेगा, समझे बात तो, किसको, मिट्टी को, है ना। और समय तो लगता ही है, सब चीज़ में समय लगेगा। ये सारा जो है मृदा निर्माण का कारक है, इसको याद कर लीजिएगा। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं, दिक्कत जिसको भी दिक्कत है ना, अगर अभी तक किसी को प्रॉब्लम है तो जो है यहाँ पे जो है नीचे डिस्प्ले पे फिर से जो है स्टार्ट कर लीजिएगा, इधर से खींच के पहले पिला दीजिएगा पॉइंट को और स्टार्ट कर दीजिएगा। ठीक है, यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम है तो बोलिए, बोल कैसे सकते, आगे देखिए। अन्य कारक, देखिए मिट्टी निर्माण में अन्य कारक और कौन से, खनिज कण है ना, जैविक पदार्थ और पानी और हवा, पीछे तो पढ़ ही लिया। मिट्टी में विभिन्न प्रकार के खनिज कण पाए जाते हैं, सही बात है ना, जैसे कि रेत, खाद, मिट्टी, है ना। जैविक पदार्थ, ऑर्गेनिक मैटर जिसको बोलते हैं, जैविक पदार्थ जैसे कि ह्यूमस मिट्टी के स्वास्थ्य और उर्वरता के लिए क्या है, महत्वपूर्ण है। आप भी अपना मिट्टी को जो है ना, मान लीजिए आपका गमला का मिट्टी है ना, चाहे आपका गार्डन वुडन होगा छोटा टाइप का आगे घर के आगे, तो उसमें जो है आप जैविक पदार्थ डाल के जो है और फर्टाइल बना सकते, उर्वरता से बढ़ा सकते हैं। अपने घर से जितना भी सब्जी फल उल का कचरा रहता है उसको मिट्टी में गाड़ दीजिए, है ना, क्या हो जाएगा, उसका उर्वरता धीरे धीरे क्या होगा, बढ़ेगा। है बात को। तो पानी और हवा जो है, मिट्टी में पानी और हवा की उपस्थिति क्या है, महत्वपूर्ण है। पानी हवा नहीं रहेगा तो जीव जंतु क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। आप पानी के बिना एक सेकंड भी रख सकते हैं ना, पानी पीते हैं ना, प्यास लगता है, मर जाएंगे नहीं पानी पियेंगे। हवा, हवा तो एक सेकंड में, कुछ मिनट हवा नहीं मिलेगा, समाप्त हो जाएगा, टपक जाएगा। कि जीव जंतु को भी हवा चाहिए।
तो मिट्टी दिक्कत बताइए यहाँ की ना। तो ये सब अन्य कारक है। आगे देखिए, आगे क्या बोल रहा है, तापमान परिवर्तन प्रभावित जल की क्रिया, पवन, हिमंत और अपघटन की अन्य प्रक्रिया भी ऐसे तत्व है जो मृदा निर्माण में सहयोग करती है। ये सारा हम पढ़ लिए हम लोग। हाँ, इस समय टेंशन इस समय वाला बात नहीं है ना। प्रभावित जल की प्रक्रिया, जल प्रवाह करता है, उससे भी मिट्टी निर्माण में भी मदद होता है ना। पवन, है ना, वो पवन सिंह वाला पवन नहीं, विंड इसको बोलते हैं ना, विंड। हिमनद, ग्लेशियर, समझे बात को। बहुत सारे जो ऐसे अपघटन है, अन्य क्रियाएं भी ऐसे तत्व है जो मृदा निर्माण में सहयोग है। मृदा निर्माण में जैविक, रासायनिक, है ना, क्या रासायनिक है, ध्यान से पढ़ना, रासायनिक है वो, है ना, वो जो तुम समझ रहे हो वो नहीं। रासायनिक परिवर्तन की भी अहम भूमिका होती है। जैविक और रासायनिक दोनों, यानी बायोलॉजिकल और केमिकल चेंज होता है मिट्टी में, इसीलिए मृदा निर्माण होता है। निष्कर्षतः यह कहा जा सकता है कि मृदा निर्माण में जैव और अजैव दोनों प्रकार के पदार्थ भाग लेते हैं। तो दिक्कत, बायोटिक और नॉन बायोटिक दोनों टाइप्स के जो है मटेरियल जो है क्या लेता है, पार्टिसिपेट करता है मृदा निर्माण में। तो दिक्कत है यहाँ की ना। आगे देखिए, मृदा निर्माण की प्रक्रिया के निर्धारक तत्व के रंग, गठन, गहराई, आयु, रासायनिक और भौतिक गुण के आधार पर भारत की मृदा को निम्नतः ना बांट कर अध्ययन किया जा सकता है ना। इसके आधार पे जो है आप रंग के आधार पे, गठन के आधार पे, गहराई, आयु, रासायनिक, भौतिक गुण के आधार पे जो है आप मृदा क्या करते हैं, अध्ययन कर सकते हैं भारत की मृदा का। तो दिक्कत बताइए, तो प्रॉब्लम यहाँ तक ये बात क्लियर हुआ। इसमें कुछ समझे वाला चीज नहीं, सब पहले पढ़ा दिए पीछे, पीछे वाला स्लाइड में कौन कौन सा जो किस किस कारक से जो है मृदा निर्माण होता है ना, और मृदा के महत्वपूर्ण घटक सब कंपोनेंट कौन कौन से, वो वाला स्लाइड मेन है, याद कर लीजिएगा। तो बात बनाया है, ठीक है, कहानी जैसे बनाया। आगे देखिए, अब देखते हैं मृदा के प्रकार। क्या देखते हैं, मृदा के प्रकार एवं वितरण, मतलब कहाँ कहाँ जो है कौन कौन सा मृदा पाया जाता है और कितना अमाउंट में पाया जाता है। समझे बात को, दिक्कत कहाँ कहाँ कौन कौन सा मृदा पाया जाता है और कितना अमाउंट में पाया जाता है। तो भारत के उच्चात्व, भू-आकृति, जलवायु, वनस्पतियों में पर्याप्त विविधता पाई जाती है। सही बात है, सभी जगह एक प्रकार का तो भूमि नहीं है, कहीं पहाड़ है, कहीं पठार है, कहीं मैदान है, कहीं रेगिस्तान है, कहीं वन ज़्यादा है, कहीं दलदल भूमि है ना, कहीं द्वीप भूमि है। समझे बात को, द्वीप मतलब आइलैंड है, चारों तरफ पानी से घिरा रहता है, देखिए, है ना। तो जिसकी वजह से छह प्रमुख प्रकार की मृदाएं विकसित हुई है। ये भूमि संसाधन की गुणवत्ता के आधार पर है ना, मतलब भूमि संसाधन कैसे के आधार पर है, गुणवत्ता के, क्वालिटी के आधार पर है। इनका वर्णन क्रमशः किया जा रहा है। अब आप लोग तैयार हो जाइए, अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं मृदा के प्रकार, ठीक है, दिक्कत नहीं। आगे देखिए, तो मृदा कितने प्रकार है, 6 प्रकार हम पढ़ने जा रहे हैं। समझे बात को, दिक्कत किसके आधार पे, गुणवत्ता के आधार पे, भूमि संसाधन की गुणवत्ता के आधार पे। चलिए रेडी हो जाइए। चलिए आपके सामने पहला आ गया है क्या, हाँ, पहला आ गया है जलोढ़ मिट्टी। क्या आ गया है, जलोढ़ मिट्टी, जिसको एलुवियल सॉइल बोलते हैं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, जलोढ़ मिट्टी। क्या बोला जाता है, जलोढ़ मिट्टी, है ना। जलोढ़ मिट्टी कैसे बनता है पता है, नदी अपने साथ जो मिट्टी लाती है ना, गाद दूध कचरा एक साथ लाके जब साइड में जमा कर देती है ना, उसी को क्या बोलते हैं, जलोढ़ मिट्टी बोलते हैं, जिसको एलुवियल सॉइल बोला जाता है। समझे बात को। तो ये मृदा भारत में विस्तृत रूप से फैली हुई है ना, भारत में सबसे ज्यादा यही मृदा पाया जाता है, कौन सा, जलोढ़ मिट्टी। कौन सी मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी। समझे बात को, जलोढ़ मृदा बोला जाता है ना। टाइपिंग वाला गधा है, थोड़ा सा गलती कर दिया है ना, जलोढ़ मृदा यहाँ पे लिखना चाहिए, हम जलोढ़ जो है इसको सॉइल लिख देते हैं, कोई दिक्कत, आधा हिंदी आधा इंग्लिश। यह मृदा जो है भारत में विस्तृत रूप से फैली हुई है ना, बड़े पैमाने पर फैली हुई है ये मृदा। उत्तर भारत का मैदान पूर्णतः जलोढ़ निर्मित है। उत्तर भारत का जो मैदान है कौन सा मिट्टी से निर्मित है, पूर्णतः, पूरा रूप से क्या चीज से निर्मित है तुम्हारा, जलोढ़ मिट्टी से निर्मित है। कैसे से निर्मित है, जलोढ़ मिट्टी से निर्मित है। तो दिक्कत, जो हिमालय की 3 महत्वपूर्ण नदियां है ना, नदी प्रणाली
सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र द्वारा लाए गए जलोढ़ के निक्षेप से बना है। समझे बात को? दिक्कत क्या चीज से बना है जलोढ़ मिट्टी? हिमालय की 3 महत्वपूर्ण नदियां लाए द्वारा जलोढ़ के निक्षेप से बना है। कौन कौन सा? सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र। सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र। ठीक है, ये तीनों नदियां द्वारा जो लाया गया जलोढ़ के निक्षेप से बना है तुम्हारा क्या? जलोढ़ मिट्टी। क्या बना है? जलोढ़ मिट्टी। तो दिक्कत बताइए, तो समझ गया है? तो बोलेगा जलोढ़ मिट्टी कैसे बना है, जाके एग्जाम में उल्टी कर देना ये वाला बात, है ना, कि जो हिमालय की 3 महत्वपूर्ण नदी प्रणाली सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र द्वारा लाए गए जलोढ़ के निक्षेप से बना है ना, उसी को क्या बोलते हैं? जलोढ़ मिट्टी बोलते हैं, है ना। तो ये हो गया क्या कारण हो गया इसका? जलोढ़ मिट्टी के निर्माण का। कितना बात क्लियर हुआ? बोलो। उत्तर भारत जो है, उत्तर भारत तुम्हारा, उत्तर भारत का मैदान जो है पूर्ण रूप से कैसे से बना हुआ है? जलोढ़ मिट्टी से बना हुआ है। कैसे से बना हुआ है? जलोढ़ मिट्टी से उसका जो भूमि जो है ना, फैला हुआ है। राजस्थान में, गुजरात में भी एक सकरी पट्टी के रूप में इस मुद्दा का प्रसार है ना। राजस्थान, गुजरात में भी थोड़ा बहुत तुम इस मिट्टी को देखेगा। समझे बात को? दिक्कत। और जो है पूर्वी तटीय मैदान स्थित महानदी गोदावरी, कृष्णा, कावेरी नदियों द्वारा निर्मित डेल्टा का भी निर्माण जलोढ़ से ही जुड़ा हुआ है। समझे बात को? ये जो है आपका ओहो, डायग्राम कितना अच्छा है। हाँ, देखो, दिस इज आवर, है ना, साउदर्न पार्ट ऑफ इंडिया। देखिए ये जो है क्या बोल रहा है? हाँ, पूर्वी तटीय मैदान। ये पूर्वी तटीय मैदान है, ये पूर्वी तटीय मैदान। अच्छा ठीक है, ये पूर्वी तटीय मैदान। ये पूर्वी तटीय मैदान में जो है अब कौन कौन सा नदी? गोदावरी, कृष्णा, कावेरी नदियों द्वारा निर्मित डेल्टा, है ना, का निर्माण जो है जलोढ़ से जुड़ा हुआ है। यानी यहाँ का जो निर्माण जो है डेल्टा है ना, किससे जुड़ा हुआ है? जलोढ़ से जुड़ा हुआ है। यानी डेल्टा का निर्माण है जो है ना, डेल्टा में कौन कौन सा मिट्टी पाया जाएगा? है ना, जलोढ़ मिट्टी पाया जाएगा, जो किसके द्वारा बनाया गया है? गोदावरी, कृष्णा और कावेरी नदी द्वारा। दिक्कत कुछ मिलाकर भारत में लगभग 6.4 करोड़ हेक्टेयर क्षेत्र पर जलोढ़ मिट्टी फैला हुआ है। समझे बात को? यानी जो लगभग जो है पूरा भारत का जो है ना, पूरा इंडिया में, आपका ये जो पूरा इंडिया में जो है जलोढ़ मिट्टी का जो निर्माण है कितना? 6.4 करोड़ हेक्टेयर, है ना, करोड़ हेक्टेयर जो है ना, भूमि पे जो है आपका, है ना, क्या तुम्हारा जलोढ़ मिट्टी फैला हुआ है। कौन सा मिट्टी फैला हुआ है? जलोढ़ मिट्टी फैला हुआ है। समझे बात को? तो बोलेगा पूरा भारत में जो है कितना क्षेत्र में, कितना एरिया में जो है जलोढ़ मिट्टी फैला हुआ है? तो 6 जो है हमारा 4 करोड़ हेक्टेयर क्षेत्र में। कितना? 6.4 हेक्टेयर, है ना, 6.4 करोड़ हेक्टेयर क्षेत्र। तो दिक्कत बताइए, ये तो बात क्लियर हुआ। जलोढ़ मिट्टी में इतना बात क्लियर है? बोलो हाँ कि ना, यस और नो, बोलिए यस और नो। यस, तो जलोढ़ मिट्टी बात क्लियर है, पूरा भारत में लगभग फैला हुआ ही है ना। उत्तर का मैदान पूरा तरह से इसी से बना हुआ है लगभग। कैसे बना ये, है ना, हिमालय से 3 गो नदी निकलता है, सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र। मिट्टी का निर्माण से क्या है? जलोढ़ मिट्टी का निक्षेपण हुआ है। राजस्थान, गुजरात में भी पाया जाएगा थोड़ा बहुत, है ना। और पूर्वी तटीय मैदान का जो है 3 गो नदी, महानदी गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, है ना, 4 गो नदी है, इससे जो डेल्टा का निर्माण हुआ है उसमें भी जो है जलोढ़ मिट्टी का जो है पाया जाता है कुछ हिस्सा। कुछ मिलाकर भारत में जो कुल मिलाकर जो है लगभग 6.4 करोड़ हेक्टेयर जो है जलोढ़ मिट्टी का क्षेत्र है। कितना? 6.4 करोड़ हेक्टेयर जो है जलोढ़ मिट्टी का क्या है? क्षेत्र है। यहाँ से ऑब्जेक्टिव पूछ लेगा भाई, याद कर लेना, है ना, कि जो है जलोढ़ मिट्टी का पूरे भारत में कितना क्षेत्र है? तो 6.4 करोड़ हेक्टेयर। कितना? 6.4 करोड़ हेक्टेयर। अब बोलेगा कि उत्तर भारत का मैदान पूर्णतः किस मिट्टी से बना है? उत्तर भारत का मैदान पूर्णतः किस मिट्टी से बना है? तो जलोढ़ मिट्टी से, है ना, एलुवियल सॉइल। दिक्कत बताइए यहाँ की ना, नहीं। अब बोलेगा कौन सा 3 नदी ने जो हिमालय से निकलता है उससे जलोढ़ मिट्टी का निर्माण होता है? तो सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र। सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र, ये भी बात क्लियर हो गया। बोले हाँ कि ना। बोलेगा पूर्वी तटीय क्षेत्र में जो डेल्टा बनता है 4 गो नदी द्वारा, है ना, महानदी हो गया तुम्हारा गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, उसमें कौन सा मिट्टी पाया जाता है? जलोढ़ मिट्टी। दिक्कत पूरा भारत में जो है कितना क्षेत्र में जलोढ़ मिट्टी पाया जाता है? तो 6.4 हेक्टेयर
ना 6.4 करोड़ हेक्टेयर क्षेत्र है ना, 6.4 करोड़ हेक्टेयर क्षेत्र में जो है जलोढ़ मिट्टी पाया जाता है। इतना बात क्लियर रहेगा? बोलिए हाँ कि ना? बोलिए, कैसे बोलेंगे? वहीं से बोलिए। हाँ ठीक है, आगे देखिए। आगे क्या बोल रहा है कि जो है जलोढ़ मिट्टी का गठन है ना बालू, सिल्ट, मृत्तिका के विभिन्न अनुपात से होता है। मतलब जलोढ़ मिट्टी जो है बालू, सिल्ट और मृत्तिका के विभिन्न जो है अनुपात से होता है। कोई दिक्कत? यानी ये तीनों से मिलकर जो है जलोढ़ मिट्टी बनता है। ये तीनों से मिलकर क्या बनता है? जलोढ़ मिट्टी बनता है। कोई दिक्कत? बताइए यहाँ की ना। इसका रंग है ना धुंधला से लेकर लालमिया है ना लिए भूरे रंग का होता है। इसका रंग कैसा हो जाएगा? धुंधला और भूरे रंग का होता है। कैसा रंग का? वो धुंधला और कैसा? भूरे रंग का, है ना। बहुत गंदा रंग। पूरा तो ठीक था, धुंधला। इस मृदा के कण नदी मुहाने से घाटी में ऊपर और क्रमशः बड़े होते जाते हैं। ऐसी मृदाएं पर्वत पर्वतीय क्षेत्र में बने मैदान जैसे द्वार, चौर, तराई में आमतौर पर मिलती है। पर्वत का कौन सा क्षेत्र? द्वार हो गया, चौर हो गया और तराई। ये सब आपको जो है 9th क्लास में पढ़े होंगे। आप लोग जो है 9th क्लास में पढ़े होंगे लैंड फॉर्म के बारे में, है ना। उसमें आपको जो है पहाड़ी क्षेत्र में पढ़ाया गया होगा। देखिए, इन कणों पर घटकों के अलावा मृदा की पहचान इनके आयु से भी होती है ना। तो जो है आयु के आधार पर जलोढ़ मृदा के कितने प्रकार हैं? 2 प्रकार है ना। अकॉर्डिंग टू देयर एज है ना, जलोढ़ मिट्टी के कितने प्रकार हैं? 2 प्रकार है। कितने प्रकार हैं? 2 प्रकार है। कोई दिक्कत? पुराना एवं नवीन जलोढ़ ना, पुराना एवं नवीन जलोढ़, यही 2 प्रकार है। पुराना, नया, पुराना, नया। पुराना जलोढ़ मिट्टी, नया जलोढ़ मिट्टी, पुराना जलोढ़ मिट्टी और नया जलोढ़ मिट्टी। तो कोई पूछेगा कि आयु के आधार पे जलोढ़ मिट्टी के कितने प्रकार हैं और कौन कौन से हैं, तो बता दीजिएगा। आयु के आधार पे जलोढ़ मिट्टी के 2 प्रकार हैं, पुराना जलोढ़, नवीन जलोढ़। ठीक है ना। पुराने जलोढ़ में कंकड़ एवं है ना बंजरी की मात्रा क्या है? अधिक होती है। इसे बांगर कहा जाता है। पुराने जलोढ़ को क्या कहा जाता है? बांगर कहा जाता है। तो दिक्कत? पुराने जलोढ़ को क्या बोला जाता है ना? पुराने, समझे बात को? पुराने जलोढ़ को क्या बोला जाता है? पुराने जलोढ़ को बोला जाता है आपका, है ना, बांगर। क्या बोला जाता है? बांगर, है ना। कोई दिक्कत? समझे बात को? पुराने जलोढ़ में ज़्यादा कंकड़ ये सब पाया जाएगा। बांगर की तुलना में नवीन जलोढ़ में महीन कण पाए जाते हैं। कैसे कण पाए जाते हैं? महीन कण, जिसे खादर कहा जाता है ना। पुराना जलोढ़ को क्या कहा? बांगर कहा। तो नया जलोढ़ को क्या करेगा? खादर कहेगा, है ना। नया जो जलोढ़ मिट्टी है तुम्हारा, है ना, क्या है? नया जो तुम्हारा जलोढ़ मिट्टी है इसको क्या बोला जाता है? खादर बोला जाता है। कोई दिक्कत? बताइए। खादर में बालू एवं मृत्तिका का मिश्रण होता है। कोई दिक्कत? ये काफ़ी उपजाऊ होते हैं ना। सबसे ज़्यादा उपजाऊ कौन सा हुआ? खादर की बांगर, है ना। खादर नया ना ज़्यादा उपजाऊ रहता है कि पुराना? पुराना में पावर कम रहेगा ना, नया में ज़्यादा रहेगा ना। ठीक, कोई दिक्कत? तो इतना बात क्लियर हो गया। आयु के आधार पर जलोढ़ मिट्टी के 2 प्रकार है, नवीन जलोढ़ और पुराना जलोढ़। नवीन को क्या बोलते हैं? खादर। और पुराना को क्या बोलते हैं? बांगर। पुराना को क्या बोलते हैं? बांगर। देखिए, तो समझाने का प्रयास करते। खादर और बांगर कैसे होता है? देखिए, खादर और बांगर होता क्या है ना। इमेजिन कीजिए ये आपका नदी है, बह रहा है ना। क्या कर रहा है? बह रहा है। ठीक है, बह रहा है तो इसमें क्या होता है ना, पिंक मिट्टी लेते हैं। बहते ही तो अपने साथ ले आता है जलोढ़ मिट्टी, है ना, नदी के साथ ही आता है बह बह के, है ना। तो बहते बहते जो किनारे क्या कर देता है? ये जो है मिट्टी क्या करता है? छोड़ते जाता है, छोड़ते जाता है, छोड़ते जाता है ना। और ये जो मिट्टी जो है पूरा अंदर तक आ जाता है ना। यहाँ तक जो मिट्टी छोड़ के जाता है, बाढ़ आएगा ना, नदी में बाढ़ आता है तो नदी यहाँ तक आएगा, यहाँ तक पानी आ जाता है और आपका यहाँ पे जो है मिट्टी क्या कर देता है? छोड़ देता है ना। और जब बाढ़ चल जाता है तो पानी वापस यहाँ पे आ जाता है, तो मिट्टी तो यहीं पे रहेगा। तो ये वाला जो मिट्टी है आपका, ये वाला मिट्टी,
ये मिट्टी हो गया आपका क्या, ये मिट्टी हो गया आपका पुराना हो गया है। क्या हो गया ये, पुराना। क्या हो गया ये जो है आपका मिट्टी क्या हो गया है, पुराना हो गया है। इसीलिए इस मिट्टी को क्या कहेंगे हम, बांगर बोलेंगे। क्या बोलेंगे, बांगर। क्या बोलेंगे, बांगर। लेकिन ये वाला जो पार्ट है मिट्टी का, कौन सा, ये वाला जो पार्ट है ना, ये तो अभी भी नया है, हमेशा ही नदी के साथ बह रहा है, और नदी हमेशा नया नया मिट्टी ला रहा है यहाँ पे, है ना। तो ये वाला आपका हो जाएगा नवीन जलोढ़। क्या हो जाएगा, नवीन जलोढ़ हो जाएगा, है ना। इसको बोला जाता है क्या, है ना, खादर। क्या बोला जाता है इसको, खादर। क्या बोला जाता है, खादर। अभी पुराना हो गया है, इसमें जो फर्टिलिटी इसका इसके मुताबिक तो कम होगा, फर्टिलिटी दोनों में है, लेकिन जो है इसके रिस्पेक्ट में इसमें फर्टिलिटी यानी उर्वरता शक्ति क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, है ना। तो सबसे ज़्यादा जो है फर्टिलिटी किस में होता है, खादर में होता है। किस में होता है, खादर में होता है। समझे बात को, सबसे ज़्यादा फर्टिलिटी किस में होगा, खादर में होता है। तो पुराना और नया जलोढ़ कैसे बनता है, ये बात क्लियर है, बताइए हाँ कि ना, तो दिक्कत बताइए, यस और नो, यस। आगे देखिए, कोई दिक्कत। जलोढ़ मृदा में देखिए कौन कौन से जो कण पाए जाते हैं, है ना। जलोढ़ मृदा में जो है पोटास, फास्फोरस और चूना जैसे तत्व क्या होती है, प्रधानता होती है। तो एग्जाम में पूछेगा जलोढ़ मृदा में है कौन कौन से तत्वों की प्रधानता होती है, तो पोटास, फास्फोरस और चूना। पोटास, फास्फोरस और चूना। पोटास, फास्फोरस और क्या, चूना होती है। जबकि इसमें नाइट्रोजन और जैव पदार्थों की कमी रहती है। क्या चीज की कमी रहती है, नाइट्रोजन एवं जैव पदार्थों की क्या होती है, कमी होती है। सबसे ज्यादा प्रधानता किसका होता है, पोटास, फास्फोरस और चूना का, और सबसे ज्यादा कमी किसकी होती है, तो नाइट्रोजन और जैव पदार्थ। ठीक है, यह मिट्टी गन्ना है ना, रुपए गिलास, गन्ना, चावल, गेहूं, मक्का, दलहन जैसे फसलों के लिए उपयुक्त मानी जाती है। कौन कौन सा, गन्ना, चावल, गेहूं, मक्का, दलहन जैसी फसलों के लिए क्या जाती है, उपयुक्त मानी जाती है ना। मतलब अच्छा मिट्टी है ये सब की। अधिक उपजाऊ होने के कारण इस मिट्टी पर गहन कृषि की जाती है ना। ये ज़्यादा उपजाऊ होती है बाकी सब मिट्टी के मुताबिक, है ना, बाकी सब मिट्टी के रिस्पेक्ट में। इसीलिए यहाँ पे कौन सा खेती होता है, गहन कृषि होती है, मतलब लार्ज अमाउंट में खेती होता है। परिमाणतः यह यहाँ जनसंख्या घनत्व भी क्या होता है, ऊंचा होगा। अब जहाँ ज़्यादा कृषि होगा वहाँ का जनसंख्या भी अधिक होगा, संख्या घनत्व भी क्या होगा, अधिक होगा। तो दिक्कत बताइए यहाँ की ना, एनी प्रॉब्लम, किसी को कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। इतना बात क्लियर हुआ कि इसमें सबसे ज्यादा क्या चीज पाया जाता है, कौन सा तत्व, पोटास, फास्फोरस, चूना। पोटास, फास्फोरस और चूना। सबसे कम मात्रा में क्या पाया जाएगा तुम्हारा, नाइट्रोजन और जैव पदार्थ। नाइट्रोजन और जैव पदार्थ किसके लिए सबसे अच्छा होती है, कौन कौन सा खेती इसमें बेहतर ढंग से होता है, गन्ना, चावल, गेहूं, मक्का, दलहन। गन्ना, चावल, गेहूं, मक्का, दलहन। दलहन मतलब जितना भी दाल के है ना फसल है, दलहन आ जाएगा इसमें, है ना, चना, अरहर, मूंग। ठीक है, देखिए गन्ना, चावल, गेहूं, मक्का, दलहन इसमें खेती होती है इस मिट्टी में, है ना। अधिक उपजाऊ के कारण जो है गहन कृषि की जाती है। और यहाँ पे जनसंख्या घनत्व भी क्या होगा, जहाँ पे जलोढ़ मिट्टी होगा वहाँ का जनसंख्या घनत्व भी क्या होगा, अधिक होगा। कोई दिक्कत। उत्तर बिहार में बालू प्रधान जलोढ़ को दियारा भूमि कहा जाता है ना। उत्तर बिहार का जो क्षेत्र है वहाँ पे जो है अगर बालू प्रधान क्या है, बालू प्रधान क्षेत्र है, बालू प्रधान जलोढ़ को क्या बोला जाता है, दियारा क्षेत्र, दियारा भूमि, है ना। दियर भूमि बोला जाता है, दियर का क्षेत्र जहाँ पे ज़्यादा तुमको बालू देखने को मिलेगा, है ना, सबसे ज़्यादा उत्तर बिहार में। तो क्या बोलेंगे, दियारा भूमि बोलेंगे। क्या बोलेंगे, दियारा भूमि बोलेंगे। यह मक्का की कृषि के लिए विश्व प्रसिद्ध है। कोई दिक्कत, तो एग्जाम में भी पूछ जाएगा निम्न में से कौन सा भूमि मक्का के लिए विश्व प्रसिद्ध है, दियारा रहेगा तो मार देंगे खटाक से ना दियारा, है ना, दियारा मार देंगे। तो दिक्कत बताइए, कोई प्रॉब्लम नहीं, प्रॉब्लम यहाँ तक क्लियर है बात, बोलो हाँ कि ना, है ना। बताओ मिट्टी में सबसे ज़्यादा तत्व कौन कौन सा पाया जाता है, बताइए, है ना। सही है, पोटास, फास्फोरस, चूना। पोटास, फास्फोरस और चूना। सबसे कम तत्व कौन कौन सा पाए जाते हैं, नाइट्रोजन, जैव पदार्थ, है ना। कौन कौन सा फसल जलोढ़ मिट्टी में ज़्यादा होता है, गन्ना, चावल, गेहूँ, मक्का, दलहन, है ना। और ये कौन सा कृषि होता है, गहन कृषि। कौन सा कृषि, गहन कृषि। जनसंख्या घनत्व यहाँ अधिक होगा। उत्तर बिहार का बालू प्रधान जलोढ़ को क्या बोला जाता है, दियारा भूमि। क्या बोला जाता है, दियारा भूमि। और दियारा भूमि में कैची का खेती सबसे अधिक होता है, मक्का का, कैची का, मक्का का। आगे देखिए, अब आता है काली मृदा। काली मृदा आप कल पढ़िएगा, ठीक है।
आज जितना भी पढ़ाए हैं तो याद कर लीजिएगा, समझने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। इतना बात क्लियर है? बोलिए हाँ कि ना, बोलिए, बोल दो हाँ कि ना। हाँ, ठीक है। तो रिवाइज कीजिए, याद कर लीजिए, इसको लिख लीजिए। क्वेश्चन जो है अगला जो है पार्ट में ख़त्म कर देंगे प्राकृतिक संसाधन को। और धन्यवाद, खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। अगला क्लास में मिलते हैं, और क्या।